तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने ये देखा कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश हो गई थी, बट उसका फ़ायदा क्या फ्रांस की पूरी जनता को मिल रहा था? तो उसका जवाब है नहीं। राजा ने भले ही कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया हो, लेकिन वो यह नहीं चाहते थे कि उनकी पावर कम हो। वो सीक्रेटली अपने आसपास के देशों के साथ साजिश रचने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो कुछ करते उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने 1789 में ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। जंग में कई लोग मारे गए, पैसों की बर्बादी के साथ साथ लोगों का आत्म मनोबल भी बर्बाद हो चुका था। जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बनाया गया था वो अमीरों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था। आम जनता की आवाज भी सुनी नहीं जा रही थी। लोगों को शुरू की हुई क्रांति को आगे बढ़ाने की जरूरत महसूस होने लगी, इसलिए लोगों ने पॉलिटिकल क्लब्स बनाना चालू कर दिया। पॉलिटिकल क्लब्स एक ऐसा संगठन है जहां पर लोग एक साथ होकर एक ग्रुप बनाकर अपनी बात एक साथ सरकार के सामने रख सकते थे, ताकि वो सरकार के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्फ्लुएंस कर सकें। इन्हीं में से एक क्लब था जैकोबिन क्लब, जिसके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। यह क्लब्स में शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, वर्कर क्लास को बिलोंग करने वाले लोग थे। लोगों ने यह देखा कि नेशनल असेंबली ठीक से काम कर नहीं रही है, युद्ध में लोग मर रहे हैं और ब्रेड की प्राइस भी महंगी होने लगी है। तो इन्होंने एक प्लान साजिश के तहत 10 अगस्त को ट्यूलेरिस, जहां राजा अपने परिवार के साथ महल में रह रहा था, वहां पर हमला बोलकर राजा और उनके परिवार को बंदी बना लिया। नेशनल असेंबली ने इलेक्शन करवाए। अभी से 21 साल के ऊपर लोग वोट दे सकते थे, उनकी प्रॉपर्टी हो या ना हो। एक नई सूबा के साथ एक नई असेंबली इलेक्ट हुई, जिसका नाम था कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 को मोनार्की फ्रांस से एबॉलिश हो गई और उसकी जगह रिपब्लिक बनाई गई। राजा को साजिश के तहत सजाए मौत का फैसला सुनाया और 21 जनवरी 1793 में उनको गिलोटिन पर रख उनका सर अलग कर दिया। अब राजा को हटाकर जैकोबिन की सरकार ने नए तरीके से डेमोक्रेसी को फ्रांस में बनाए रखने की कोशिश करी। जो भी व्यक्ति लोकतंत्र के खिलाफ या उनकी सरकार के खिलाफ बात करता, उनको गिलोटिन का सामना करना पड़ता था। जैकोबिन गवर्नमेंट ने मीट और ब्रेड को राशन स्कीम के जरिए सस्ते में उपलब्ध करवाया। चीजों की दामों को सरकार ने फिक्स कर दिया। सभी तरह के टाइटल्स को अबॉलिश करके सबको एक समान नागरिक का दर्जा दिया। चर्चेस को बंद करके ऑफिस खोले गए। सबसे अच्छा काम इन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश करके किया था। अब ये स्लेवरी क्या होती है? तो दोस्तों, फ्रांस की कैरेबियन कॉलोनी से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होकर फ्रांस में आती थी, जैसे टबैको, इंडिगो, शुगर। पर यह सब चीजों को बनाने के लिए लेबर की बहुत जरूरत पड़ती थी और फ्रांस से जाकर वहां काम करने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो इसके लिए फ्रांस के ट्रेडर्स फ्रांस से निकलकर अफ्रीकन कोस्ट पर जाते थे। वहां से स्लेव्स खरीदकर अटलांटिक ओशन को पार करके कैरेबियन आइलैंड्स पर ले जाया जाता था। दोस्तों, नेशनल असेंबली ने यह फैसला लिया कि स्लेवरी को बैन किया जाए, पर यह नहीं हो सका। हालांकि 1794 में एक कन्वेंशन स्लेवरी को बैन करने के लिए पास हुआ था, पर 10 साल बाद नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी की प्रथा को इंट्रोड्यूस कर दिया। आगे चलकर रॉबेस्पियर ने अपनी पॉलिसीज को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया ताकि उनकी सरकार के ही लोग थोड़ी सहूलियत मांगने लगे। फाइनली रॉबेस्पियर ने अपनी सरकार में गलत तरीके से काम करने के लिए कोर्ट में उनको दोषी पाया गया और जुलाई 1794 में उनको भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। जैकोबिन की सरकार गिरने के बाद और इतने बड़े क्रांतिकारी की मौत से लोगों के अंदर खून खराबे से डर बैठ गया था। इसी मौके का फायदा उठाकर मिडिल क्लास लोगों ने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया। अब नॉन प्रॉपर्टीड लोगों को वोटिंग का कोई अधिकार नहीं होगा और इन्होंने 2 लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई, जो एक 5 मेंबर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी को अपॉइंट करेगी। पर असेंबली और डायरेक्टरी के बीच अक्सर क्लैशेस होते रहते थे। अब जिस भी देश में सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस कमजोर होंगी, वो देश ज्यादातर एग्रेसिव पॉलिसी ही अडॉप्ट करेगा। ये बात का फायदा उठाकर एक साजिश रचकर नेपोलियन ने तभी की डायरेक्टरी को ओवरथ्रो कर दिया और उसके जगह खुद 3 मेंबर की डायरेक्टरी बनाकर अपने आप को लीडर घोषित कर दिया। हालांकि फ्रांस में इतने पॉलिटिकल चेंजेस आए, पर फ्रांस की सोसाइटी में स्ट्रगल पीरियड में फ्रीडम और इक्वालिटी जैसे आइडियाज लोगों ने अपहोल्ड किए और आने वाले समय में पूरे यूरोप में इसके इफेक्ट्स हमें देखने मिले। दोस्तों, बैस्टिल के फोर्ट को 1789 में गिराने के बाद सेंसरशिप को खत्म कर दिया। अब फ्रांस के सभी लोग खुलकर रैलीज निकाल सकते थे। रिटन मटेरियल्स जैसे न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स और प्रिंटेड पिक्चर्स छाप सकते थे। फ्रीडम ऑफ प्रेस को एक्नॉलेज किया गया और अब सब लोग अपने व्यूज को ओपनली एक्सप्रेस कर सकते थे।
पर दोस्तों ये सब चेंजेस में समाज की महिलाओं का क्या योगदान था? क्या उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए थे? तो दोस्तों फ्रांस की महिलाओं ने शुरुआत से ही फ्रांस के पॉलिटिकल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। उन्हें यह उम्मीद थी कि वो विद्रोह करके अपनी परिस्थिति में चेंजेस ला पाएंगे। ज्यादातर थर्ड स्टेट्स की महिलाएं बेसिक कामों में एम्प्लॉयड रहती थी, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचना, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स के घरों में काम करना। जैसे ज्यादातर घरों में बच्चों की मम्मी ही खाना बनाया करती थी और बच्चों की देखभाल भी किया करती थी। फ्रांस में भी एकदम सेम कंडीशंस थी। पर धीरे धीरे फ्रांस के समाज की महिलाओं ने आवाज उठाना चालू कर दिया। उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स और खुद के अखबार छापना चालू कर दिए। लगभग 60 वुमेन क्लब्स बन चुके थे, जिनमें से सबसे फेमस रिपब्लिकन वुमेन और सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी थी। महिलाएं सेम पॉलिटिकल राइट्स की मांग करने लगी, जैसे कि राइट टू वोट, असेंबली में इलेक्ट होना और पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करना। पर दोस्तों ऐसा नहीं था कि अर्ली रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने औरतों के लिए कुछ नहीं किया था। उन्होंने स्कूलिंग लड़कियों के लिए कंपलसरी करवा दी थी और साथ ही साथ मैरिज और डिवोर्स लॉ में भी चेंजेस लाए थे। पर औरतों को अभी तक पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले थे और लगभग आने वाले 200 सालों तक वुमेन्स मूवमेंट चलते रहे, जो कि उनके पॉलिटिकल राइट्स के लिए स्ट्रगल करते रहे। और फाइनली 1947 में जाकर वुमेन्स को वोटिंग राइट मिली। पर दोस्तों नेपोलियन ने मैरिज और डाइवोर्स लॉज में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस वुमेन्स पर डाल दिए थे। 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। ज़्यादातर इतिहासकारों ने इसे फ्रेंच रेवोल्यूशन का एंड बताया है। सभी को लगने लगा कि नेपोलियन बहुत अच्छे एम्परर हैं और ये फ्रांस की जनता का भला करेंगे, लेकिन वो अपनी पावर का गलत फायदा उठाने लगे और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके फ्रांस के आसपास के देशों पर कब्जा करने लगे। फिर आखिर में जाकर उन्हें 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आपको जिस भी वर्ड के एंडिंग में TION मिलेगा तो आप तुरंत समझ जाना कि ये एक प्रोसेस को बताने की कोशिश कर रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस था जिससे फ्रांस की सोसाइटी में बहुत बड़े चेंजेस आए। और दोस्तों ये चेंजेस को समझने के लिए आपके पास बस 3 करोड़ होने चाहिए। और अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये दे दूंगा। जैसा कि हम जानते हैं ये रेवोल्यूशन ने फ्रांस के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंज लाया था। अब फ्रांस में मोनार्की को हटाकर रिपब्लिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करी गई थी। बट हर एक चेंजेस के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। सिमिलरली फ्रेंच रेवोल्यूशन के भी कॉजेज थे, जैसे कि सोशल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज एंड पॉलिटिकल कॉजेज। अब दोस्तों समाज में बदलाव लाने के कारण तो होंगे ही, पर साथ ही साथ वो बदलाव को रोकने की भी कोशिश होगी, जो कि वो चेंजेस के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रोसेस में रेजिस्टेंस राजा, फ्यूडल लॉर्ड्स और कुछ हद तक मिडिल क्लास वाले लोगों ने भी किया था, पर वो सभी उसमें कामयाब ना हो सके और चेंजेस के कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें सहने पड़े। राजा ने अपनी गद्दी और गर्दन दोनों ही खोई, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया गया और साथ ही साथ स्लेवरी को भी कुछ समय के लिए बैन किया गया था। तो इसी के साथ दोस्तों हमने अपना 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल आफ्टर क्लास एकेडमी।